हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MTMH क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको आपके ICSE एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर ICSE 2025 एंड उसके आगे भी रेलिवेंट रहने वाला है। माई सेल्फ दलजिदर सिंह, MTMH classes I run, and I am graduate, postgraduate, and B.Ed. So my profession is of teaching, and I love teaching and sharing information with students. So this is what we are going to do today, and I'm going to share my experience with you, how I guide students to prepare for their ICC examinations and how you can score better marks with the same level of preparation, but कीपिंग सर्टेन थिंग्स इन माइंड। आपकी अगर लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जो है मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ज़रूर अच्छा आएगा। तो उसके लिए प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ देखो, उनके साथ कॉम्पिटिशन करो, उन्हें बोलो कि भाई तू भी ऐसा कर, मैं भी ऐसा करूँगा, सर ने बताया ऐसा, मैंने यूट्यूब पे देखा। एंड ट्राई टू इनकलकेट दिस इनटू योर डेली लाइफ। अगर आप इस वीडियो को देख के इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। सो आपको ज़रूर ये वीडियो पूरी देखनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो बहुत अच्छे टीचर्स से भी हमें मिली हैं, जो बोर्ड के करेक्शंस भी करते हैं, उनसे भी हमने ली हैं, तो वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीट। And now, without wasting time, let's get started from the very first tip. First tip is write to the point answers only. One may write little more or extra in English and Hindi literature, but certainly not in science. सो जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, दिस इज़ स्पेशली फॉर दोज हु हैव साइंसेज इन देयर 9th एंड 10th, आपको ख्याल रखना है कि आप टू द पॉइंट आंसर्स ही लिखें। कोई भी इलेबोरेटेड आंसर्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। नाउ अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द टीचर। जो टीचर चेक कर रहा है आपका कुछ आंसर शीट, वो 600 और बच्चों का भी चेक कर रहा है। द टीचर इज़ ऑलरेडी वेरी टायर्ड एंड यू आर गिविंग हिम अननेसेसरी, हिम और हर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, एंड इट डजंट पुट आउट अ वेरी गुड इंप्रेशन। ऐसा लगता है कि आप कहीं से किसी तरीके से मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कर रहे हो। टीचर देखो, मुझे ये भी पता है, मैंने ये भी लिख दिया, इस पर भी मार्क्स दे दो मुझे, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं। इलेबोरेटेड टू द पॉइंट होना चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए, पर फालतू खिचड़ी नहीं बना के आनी है वहाँ पे। ठीक है, तो टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं कि हाँ, और जो मेन आपकी बात है ना आपके आंसर की, उसको आपको हाईलाइट कर देना है। ट्राई टू यूज़ अ ब्लैक पेन और यूज़ अ पेंसिल एंड स्केल, उसको अंडरलाइन कर दो, जो मेन पॉइंट आप कन्वे करना चाहते हो, जिसपे मार्क्स आपको लगते हैं मिलने वाले हैं। तो अननेसेसरी एलाबोरेशन की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर्स लिखें। सेम गोज़ फॉर योर हिस्ट्री एज वेल एज योर जोग्राफी। उसके लिए भी आपको कोशिश करना है टू द पॉइंट आंसर्स लिखें। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है, आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। It's not going to help you. However, in Hindi literature and English literature, you can elaborate your answers. आपके elaborated answers दिखाते हैं कि आप कितने creative हो while writing answers, because वहाँ पे true the point बात नहीं है। अब कहानी तो सबको ही पता होती है, उसमें क्या ही पूछ लेगा कोई टीचर, है ना। But the way you express your thoughts, the way you write your answer is what the teacher is going to give you marks for. ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में आप अपने आंसर्स खूबसूरत बना के लिखिए, उसमें मेटाफर्स डालिए, सिमिलीज डालिए, और जो भी कंपैरिजन करना है अच्छे अच्छे से वहाँ पे एडियम्स डालिए, लुक्ति डालिए, जो भी आपको आपके आंसर को अच्छा करने में, एनहांस करने में, उसकी लैंग्वेज बढ़िया करने में, पोइटिक बनाने में, फैशनेबल बनाने में, जो भी हेल्प करे उसको डालिए। लेकिन फॉर योर साइंसेज एंड योर सोशल स्टडीज़, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू राइट डाउन ओनली टू द पॉइंट आंसर्स एंड हाईलाइट योर आंसर्स। ठीक है, दिस इज योर टिप नंबर 1 वाइल राइटिंग डाउन योर आंसर्स। नाउ ये एक दिन में ही होने से नहीं आने वाला। एट मैक्स आप 3 एग्जाम दोगे, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स और प्री बोर्ड 2, है ना। उसके बाद आपके फाइनल बोर्ड्स हो जाएंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप खुद से अपना सेल्फ टेस्ट करो, पुराने मॉक पेपर्स उठाओ और ऐसे खुद प्रैक्टिस करो, और फिर वहाँ पे चेक करो कि भाई जो बुक में आंसर दे रखा है, क्या मेरा आंसर उससे मैच कर रहा है, क्या मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, है ना। सो यू हैव टू मेक दिस हैबिट। ठीक है, जहाँ पे आप चेक कर रहे हो, आप खुद एनालिसिस कर रहे हो कि मैंने जो करा है वो कैसा करा है, क्या मैंने टू द पॉइंट लिखा है, क्या मैंने इलेबोरेटेड लिखा है। दैट यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। चलिए, नेक्स्ट टिप हम देखते हैं, टिप नंबर 2। सो टिप नंबर 2 क्या कहती है हमसे? Understand that marks are awarded to those students who use proper words in their answers, which are called keywords.
Discuss with your school teacher what keywords are required and where are they required in your theoretical answers. Now, what is the phenomena of keywords? Now, when the teacher is checking your answer sheet, the teacher is provided with the answer key कि बाबा ये सब words हैं, अगर ये बच्चे के आंसर में प्रेजेंट है तो आप टीचर उसको मार्क करके उसको नंबर दे सकते हो. ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन होती है. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. है ना, सिंपल सा है, हायर से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन ये अगर आप डेफिनेशन लिख के आओगे ना, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. क्यों? बिकॉज इस डेफिनेशन में कीवर्ड है जो मैंने नहीं बोला. वो कीवर्ड क्या है? इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, वरना ये डिफ्यूजन हो जाएगा. डिफ्यूजन मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना. तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको आपके आंसर्स में ज़रूर हाईलाइट करके आने हैं. अब देखो, मान लो आपने अच्छे से ऑस्मोसिस का मतलब समझा दिया वहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपने एक कीवर्ड नहीं लिखा. अब टीचर जो आपके आंसर शीट चेक कर रहा है, उसे पता है कि आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, आपने लिखा भी ऑस्मोसिस क्या है, बट द टीचर इज हेल्पलेस एंड द टीचर कैन नॉट रिवॉर्ड योर मार्क बिकॉज आंसर की में बताया गया है ये वर्ड होगा तो आपको नंबर देने हैं, ये वर्ड नहीं है तो आप नंबर नहीं दे सकते हो. तो टीचर कैन नॉट रिवॉर्ड योर मार्क्स. तो आपको साफ सुथरे कीवर्ड्स के ऊपर ज़रूर ध्यान देना. अब आपको कैसे पता चलेगा कीवर्ड्स क्या हैं? अब आपको तो कोई नहीं बताता भाई आंसर की कैसी बनती है ना, सुना भी नहीं होगा शायद बहुत से बच्चों ने इस बारे में. तो कीवर्ड्स के ऊपर ऐसा आपको कुछ काम करना है कि जब भी स्कूल में कोई भी आपका टीचर पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, आपको उस वक्त ये ध्यान देना व्हाट आर द वर्ड्स दे फोकस ऑन. जैसे मैंने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के बारे में बात करते वक्त बोला थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे हाथ ऊपर गया, एक्सप्रेशन चेंज हुआ, है ना. तो ये वर्ड्स जिनके ऊपर टीचर फोकस करते हैं बोलते हुए, ठीक है, वोकल में जब फोकस आ रहा है बहुत ज़्यादा, दोज आर द कीवर्ड्स विच द टीचर इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू कि भाई ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, और वही आपके आंसर में भी कन्वेड होनी चाहिए. ठीक है. सो टीचर जब लेक्चर देते हैं, जब सुनाते हैं, समझाते हैं कुछ, उस वक्त आप अपने हैंड में एक पेंसिल रखिए और कीवर्ड्स हाईलाइट कर लीजिए. अदरवाइज जैसे आपके स्कूल सिलेबस फिनिश हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो यू कैन बहुत सारे स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तो उस वक्त आप अपने टीचर्स के साथ बैठ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि टीचर आप हमें बता दीजिए इस चैप्टर में क्या क्या मेन कीवर्ड्स का हमें ख्याल रखना है आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. सो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. ये हो गई आपकी टिप नंबर 2. वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट आई एम वेरी श्योर अगर आप ये सारी टिप्स अप्लाई करते हो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे. तो स्टे हुक्ड ऑन एंड वॉच दिस वीडियो. थर्ड टिप देखो, प्रिपेयर एटलीस्ट 5 मॉक पेपर्स एंड 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स. अब देखो, मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे बच्चों को फ़र्क नहीं पता होता है. मॉक पेपर होते हैं जो पेपर बोर्ड के पैटर्न पे बनाया गया है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर भाई वो हो गया जो बोर्ड में पहले आ चुका है. ठीक है. तो आपको कम से कम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करके जाने हैं. ठीक है. और 5 मॉक पेपर भी करने हैं जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न पे बने हो. 5 साल पहले तो 5 साल पुराना पैटर्न है ना, हम तो उससे सिर्फ बोर्ड का पेपर पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि ऐसा बोर्ड का पेपर होता है. पर जो इस साल आ रहा है उसके लिए आपको मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ठीक है. मॉक पेपर्स के लिए हमारी भी एक बहुत अच्छी बुक है, MTMH क्लासेस ने लॉन्च करी. आप उसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, प्रोफेशनल ICSE मॉक पेपर्स फॉर क्लास 10th, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मॉक पेपर्स मिल जाएंगे और उनके वीडियो सोल्यूशंस आप हमारे चैनल से ले सकते हैं. चलिए, मूविंग फॉरवर्ड. Tip number 4, children. What is tip number 4? Tip number 4 is keep your pencil box ready with all essentials. Now, why I say this is important, और ये टिप ये तो बच्चों वाली, ये तो सबको पता होता है, सर आप ये क्यों बता रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे करते ही नहीं है. नाउ लेट्स फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में क्लास 10th में आपके पास चैप्टर है सर्कल, टेंजेंट, सेक्टेंड एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. अब उसमें बच्चों को कुछ बच्चे मेरे पास जो पढ़ते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड. वो प्रॉपर कंपास के साथ सर्कल ड्रॉ करते हैं, स्केल के साथ लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड मेक श्योर वो अपना सारा काम टाइम से फिनिश करते हैं. देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो ऐसे कैजुअली हाथ से ऐसे ऐसे सर्कल बनाते रहते हैं, बेचारों से सर्कल बनता भी नहीं है, गलत एंगल मार्क कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ख़राब हो जाता है और इतना गंदा डायग्राम होता है उन्हें खुद नहीं समझ में आता करना क्या है, फिर मुझे रीड्रॉ करके समझाना पड़ता है बोर्ड पे.
तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपना पेंसिल बॉक्स हमेशा सेट रखो। अब उस बच्चे से पूछो कि भाई तुमने सर्कल क्यों नहीं बनाया अच्छे से, बोलेगा सर मेरी तो ड्राइंग ऐसी है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। तो ऐसे ही करते हो तो फिर बैठे रहो भाई, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे फिर, है ना। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको बेसिक चीज़ों पे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेशली गर्ल्स आई सी दे ऑलवेज कैरी देयर पेंसिल बॉक्स, उसमें सारी एसेंशियल्स उसमें होती हैं। तो अगर आपके पास अपना पेंसिल बॉक्स है, उसमें कंपस है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है, कोई लेजीनेस नहीं आएगी, है ना। कोई ऐसा नहीं लगेगा अरे यार ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से ढूंढ के लेके आऊँ, अरे मेरे पास स्केल नहीं है, अब क्या करूँ। ऑल ऑफ दैट विल गो अवे जब आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में रखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक पेंसिल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस एड्स टू योर पर्सनालिटी, इट एड्स टू योर कैरेक्टर, कि आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को कितना संभाल के रखते हो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं ना, अरे स्कूल तो एक ही पेन लेके चले जाएंगे, अरे मैं तो ऐसे ही चले जाता हूँ स्कूल, दैट एटीट्यूड कम्स इन, है ना, दैट केयरलेसनेस कम, हम समझते हैं वो कूल है। मे बी वो कूल होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, बट इज इट हेल्पिंग यू? इट्स सर्टनली नॉट हेल्पिंग यू, इन फैक्ट इट इज़ डिसएडवांटेजेस फॉर यू, है ना। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अपना एक पेंसिल बॉक्स अच्छे से बनाएं, गंदे या सड़े से डायग्राम नहीं बनाएं, साफ सुथरा काम करें, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर आंसर्स। ऑल्सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखो, जब आपके आंसर शीट एग्जामिनर के पास जाती है चेक करने के लिए, जैसे मैं आपको बताया, उसके पास टीचर के पास बहुत सारी शीट्स हैं चेक करने के लिए, और उसके पास एक गंदा सा बहुत ही भद्दा सा पेपर आ गया चेक करने के लिए, द टीचर इज ऑलरेडी इरिटेटेड चेकिंग सो मेनी पेपर्स, and one more dirty paper, the teacher is least interested in seeing to that, है ना। ऑल्दो उन्हें काम करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है, डेडिकेशन के साथ करना है, दे विल मेक श्योर दे रिवॉर्ड इट वेरी प्रॉपरली, बट द जनरल इंप्रेशन दैट यू आर गिविंग टू द टीचर इज वेरी बैड, द टीचर डजंट नो यू पर्सनली, है ना। तो आपका आंसर की ही आपका फेस है वहाँ पे, तो आपको एक गंदा सा फेस बना के भेजने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। साफ सुथरा काम करो, रफ कॉलम ड्रॉ करो, स्केल रखो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, do all those things, ठीक है। that is going to make a very good impression on the teacher, and certainly the teacher may overlook some minor errors in your answer sheet, and you have better chances to score better marks, right। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं हम। टिप नंबर 5, make a habit of sitting every day for at least 4 to 5 hours in breaks, excluding your tuitions, school, etc. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, और बहुत सारे बच्चे कभी इसमें फिट इन हो ही नहीं पाते हैं। एंड कुछ तो देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके पास बहुत अच्छा ब्रेन होता है, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, एक बार बोला उन्हें याद हो गया, समझ में आ गया सब कुछ। सब बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है ना, एंड मेजॉरिटी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। और एक हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा पढ़ाया ऐसे जाता है कि जब तक उसे 10 बार पढ़ के याद ना करोगे याद नहीं होता है ना। तो आपको यहाँ पे क्या कोशिश करनी है, आपको अपनी सिटिंग बढ़ानी है। सिटिंग बढ़ाने से मतलब क्या है, जैसे आप 4 से 5 घंटे, दिस इज़ अ एवरेज अमाउंट, इतना आपको कोशिश करना है रोज़ 4 से 5 घंटे आप बैठें स्टडी करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम योर ट्यूशन, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल के आपके 7 घंटे चले गए, ट्यूशन के 2 घंटे और चले गए, चलो 9 घंटे हो गए, ठीक है। उसके अलावा आप कहीं से कोशिश करो एटलीस्ट 4 नहीं तो 3 घंटे आप अपना सेल्फ स्टडी के लिए बैठो। नाउ दिस इज़ रिक्वायर्ड वाई, ये आपका एक तो सेल्फ डिसिप्लिन में हेल्प करता है, ठीक है, आपको एक हैबिट बनाता है रोज़ पढ़ने की। अब मान लो आप एक हफ्ते से खेल रहे थे, मस्ती जा रखे थे, घूमने जा रहे थे, हॉलीडेज़ पे जा रहे थे, सडनली मैं बोलूँ आज आके बहुत सारी पढ़ाई करनी है 4 घंटे, मुश्किल लगता है। अरे यार मन नहीं, अरे अभी तो मुझे वो सब बातें करनी है जो मैं ट्रिप पे जा रखा था, अरे दोस्तों को बताने में क्या वहाँ से लेके आए, देयर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप, व्हाई, बिकॉज आप उस रूटीन में नहीं थे, है ना। सडनली रूटीन चेंज करना डिफिकल्ट हो गया। तो ऐसे ही अगर आप जब स्टडी कर रहे होते हैं, अगर आपकी रोज़ की एक हैबिट होती है कि भाई मुझे ये काम रोज़ करना है, मुझे बैठना ही है 3 घंटे, अभी चलो 7 बज गए, अब मुझे 10 बजे तक बैठना पढ़ाई करने, है ना। तो वो एक एटीट्यूड रोज़ रोज़ डेवलप होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बहुत ईज हो जाएगा आपके लिए, आपको एक बार सोचना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बॉडी ऐसे एडजस्ट हो जाती है कि उसको पता है अब जाके मैंने बैठ जाना है पढ़ाई करने, है ना। तो आपको पढ़ाई करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और 4 से 5 घंटे बैठने का मतलब क्या हुआ कि भाई आप जब बैठोगे आप अपना ट्यूशन वाला सारा रिवाइज़ कर लोगे, जो स्कूल में हो वो रिवाइज़ कर लोगे, थोड़ा बहुत होमवर्क भी कर लोगे, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके आएगा आपके रिजल्ट्स में। मान लो आपने ट्यूशन में एक बार कोई चीज़ पढ़ी, टीचर ने समझाई, वही चीज़ स्कूल में भी होती है ना, 2 बार तो आपका वहीं रिविजन हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार जब तुम करोगे ना, तुम्हें अगर वो 1 घंटे का टीचर ने समझाया, तुमको 1 घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम समझा नहीं रहे हो, तुम बस रीड कर रहे हो, उसमें से 10-12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक लेक्चर में कितना ही पढ़ा देगा 40 मिनट्स में कोई टीचर, है ना, मुश्किल से 2-3 पेजेस। वो 2-3 पेजेस अगर
तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम्हें रिवाइज करने में 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, दैट इज़ अ फैक्ट। और अगर तुम ये रोज़ हैबिट करो तो रोज़ रोज़ जितना भी सिलेबस हो रहा है उतना आपके दिमाग में डलता जा रहा है, याद होता जा रहा है, तो आपके ऊपर एग्ज़ाम टाइम पे ये बर्डन नहीं होगा कि मुझे ये करना है ना। और ये आपकी सिटिंग हैबिट बनी रहेगी तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मुझसे स्टडी नहीं हो रही है, या जब तक कोई मेरे साथ बैठता नहीं मुझसे काम नहीं होता, मेरे फ्रेंड्स के ख्याल आते हैं, आई एम नॉट एबल टू फोकस, ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टीवी, टेलीफोन, ये सब चीज़ें चली जाएंगी अगर आप एक रोज़ हैबिट बनानी शुरू करो। ऑब्वियसली पहले दिन से 4 घंटे तो नहीं बैठ पाओगे, तो स्टार्ट मेकिंग हैबिट बाय 1 आवर, है ना, 1 घंटा बैठ के देखो, कोशिश तो करके देखो, एंड सी द डिफरेंस देन। चलिए टिप नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारे पास। कीप चेक ऑन योर इमोशनल वेलबींग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखें। क्या मतलब हुआ इससे कि हाउ आर यू फीलिंग, कि आर यू फीलिंग जस्ट ओके, पीयर प्रेशर चल रहा है, स्कूल में सब बच्चे कुछ कर रहे हैं, आप उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हो, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, बॉडी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है ना। सो उन सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी इमोशनल वेलबींग एकदम सेट है ना, आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करोगे। लेकिन अगर आप कहीं से भी डिस्ट्रैक्टेड हो, आप फोकस्ड नहीं हो, कोई ना कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, घर पे मे बी एनवायरनमेंट ऐसा है, या मम्मी पापा, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपको खुश नहीं रहने दे रही है या स्टेबल नहीं रहने दे रही है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा स्टडी में, है ना, और फिर झेलना भी आप ही को पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखें। आइडेंटिफाई कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब करती है। मान लो, आई एम जस्ट सेइंग कैजुअली, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्रश होता है इस एज में, है ना, तो आपको किसी की याद आ रही है या सर्टन थिंग, आइडेंटिफाई दैट, write it down in a piece of paper. Okay, this is the thought which is coming into my mind again and again, which is why I'm not able to focus. Now, as many times this thought, this person is going to come to my mind, that many times I'm going to do one maths question or solve more or study more. ठीक है, मेक इट अ हैबिट कि जितनी बार उस इंसान का ख्याल आएगा उतनी बार तुम पढ़ाई करोगे। सो ऐसा, इससे क्या हो रहा है, एक तो आपके ब्रेन को एक आदत पड़ रही है कि मुझे उस डिस्ट्रैक्शन से मेरी हेल्प हो रही है, जैसे उस इंसान का ख्याल आया उसी वक्त आप पढ़ाई करने लगे। ठीक है, हो सकता है नहीं कर पाओगे पढ़ाई, इनिशियली नहीं कर पाओगे 2-4 दिन, बट आदत बनाओगे, बन जाएगी, एंड इवेंचुअली उस इंसान की वजह से, उसके ख्यालों की वजह से आपकी पढ़ाई इंप्रूव होगी। ये भी एक तरीका है ना। तो यू डोंट हैव टू मेक एनीथिंग योर वीकनेस। अगर आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब भी करती है ना, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है, उससे आगे बढ़ने की हिम्मत लो। ठीक है, सो अगर आपकी इमोशनल वेलबींग एकदम सेट है तो आप अच्छे से कर सकते हो। अब मान लो मैं इस वक्त बहुत ही अपसेट हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, इम्पॉसिबल है ना। कितना इन्वॉल्वमेंट चाहिए किसी को समझाने के लिए। आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू अ कैमरा। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब आप बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे आपको हेल्प मिलेगी, है ना, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू अ कैमरा एंड इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू टॉक टू अ कैमरा, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, राइट। तो आपको अपना इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छा रखना है, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे, वरना आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है और फिर उसे रिजॉल्व करो। बहुत बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता क्या प्रॉब्लम है, भाई कैसे सॉल्व करें उसको, है ना। तो ये चीज़ें ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास। डिसएंगेज योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर एटलीस्ट 2 months प्रायर टू योर बोर्ड्स। अगर आपके बोर्ड्स फरवरी में हैं तो कम से कम 2 महीने पहले अपने आप को डिसएंगेज कर दो, क्योंकि आपको पता है ये एक बहुत ही गंदी हैबिट हो जाती है सोशल मीडिया की। भाई चेक करना ही करना है, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कौन सी फोटो डाली, अरे उसने चश्मा लगा के डाल रखा है, वो कौन से कैफे जगह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि सडनली तुम एक दिन बंद कर दोगे और फिर तुम फोकस्ड हो जाओगे, नहीं हो पाओगे, बिकॉज तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड है एक तरीके से हर दिन ऐसे रिएक्ट करने में, हर दिन ऐसे चेक करने में सोशल अकाउंट्स, है ना। तो आपको पहले से ही हैबिट बना के रखनी है कि जब एंड टाइम आए तो आप अपने आप से आपको ट्रेन नहीं कर रहे हो, उस वक्त आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, अब बस आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो पहले से ही कोशिश करो, 2 months तो मैंने कम बोला है, कोशिश करो 4 महीने पहले ही आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह एकदम मिनिमल पे रखो। ठीक है, फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। और 2-3 बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो आपको हेल्प करते हैं स्टडी करने में, या जो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, उनसे उम्मीदें हैं, उनसे दोस्ती करो। और इस तरीके से रखो दोस्ती कि मैं भी भाई तेरे साथ कोशिश करूँगा, मैं भी तेरे जितने अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूँगा। क्लास का जो भी टॉपर है ना, उसको अपना वो बना लो कंपटीशन कि भाई मैंने इससे अच्छे नंबर लेके आने हैं, है ना।
ट्राई विद दैट। ये ऐसा नहीं है, हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं रखना, हमें अच्छे नंबर अपने लिए लेके आने, बट दैट कंपटीशन हेल्प्स, है ना, एक लाइवलीनेस महसूस होती है, अरे वो भी तो कर रहा है, अरे मुझे भी करना है, तो दैट हेल्प्स। ठीक है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग होनी चाहिए, या फिर आपके फ्रेंड्स अगर बहुत सपोर्टिव हैं, एक दूसरे के आप लोग हेल्प करते हो, एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टेस्ट पेपर साथ में सॉल्व करते हो, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू रियली हेल्प यू। तो फ्रेंड्स का अगर सपोर्ट मिले स्टडी करने में, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मस्ती करवाते रहते हैं, मस्ती खोर हैं, पढ़ाई नहीं करने देते हैं, ना खुद करते हैं, तो आपको पता है वो आपका बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मज़े ज़रूर आ रहे हैं लेकिन लॉस डेफिनेटली हो रहा है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके दोस्त कैसे हैं, उनके साथ आप मज़े मज़े करोगे या सिर्फ मज़े के साथ पढ़ाई भी करोगे, है ना। आइडेंटिफाई की मस्ती भी करनी है यार, स्कूल लाइफ एंजॉय करनी है, क्यों नहीं करनी, वो इंजॉय करो, साथ में फोकस कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, मेरी स्टडी प्रायोरिटी है, मैं स्कूल में आ रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, उसके अलावा ये सब चीज़ें ऐड ऑन है, मस्ती हो रही है, दोस्त मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वट एवर इट इज़, राइट। हालांकि ये सब एज नहीं होती बट चलता है स्कूल में, एवरीवन नोज इट, राइट। तो उन सब चीज़ों को साइड रखो, स्पेशली 10th में तो बिल्कुल ही साइड रखो, ठीक है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। अभी कॉलेज जाना, when you get above 18 then you are free to do things you want to do, but right now focus on your studies, ठीक है। चलो अगला क्या है हमारे पास, पॉइंट नंबर 8, मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप फॉर द नेक्स्ट डे। एक तो देखो आपके पास एक जनरल टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है वो सबको पता होता है, वो रियली दिमाग में फीडेड होता है ना। लेकिन एक होता है कि मैं रोज रात को बैठ रहा हूँ कि भाई आज मैंने ये चीज़ें करी थी, ये काम यार मैं कर नहीं पाया, ये क्वेश्चन नहीं कर पाया कल, अच्छा इसको सॉल्व करना है, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स मेरे लर्न नहीं हुए, अभी इस चैप्टर की रीडिंग रहेगी, अरे ये मैप प्रैक्टिस नहीं करा, है ना। ये सब चीज़ें आपको रोज बैठ के अपनी एक डायरी बनानी है, उसमें रोज रात को सोने से पहले लिखना है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू स्टडी, ओवरऑल। मान लो आज आप ब्रश करना भूल गए, है ना, तो हाईलाइट कि कल मुझे ब्रश ज़रूर करना है ना। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको आपकी एक जो पर्सनालिटी है ओवरऑल, आप ग्रो कर रहे हो, अडल्ट हो रहे हो, है ना, आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, इम्यूनिटी का ख्याल रखना है ना, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना है, अपने क्लोथ्स, आपकी अलमीरा, हाइजीन, डस्टिंग, सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो एक अच्छा सा टाइम टेबल आपको रोज़ रात को बना के सोना है, जिसमें आप नेक्स्ट डे के लिए प्लान करने वाले हो, क्या क्या कस्टमाइजेशन करने वाले हो, अच्छा कल फेस्टिवल है, अच्छा कल ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे छोटा सा विंडो है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपका टाइम टेबल हो, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका टाइम टेबल हो ना, उसमें कोशिश करो कि आप बफर पीरियड रखो, बफर पीरियड ऑफ हाफ एन आवर, कि मतलब पूरे दिन में, या जैसे आपका मान लो स्कूल के बाद 2 बजे से लगभग 7-8 बजे तक का शेड्यूल है, जो भी है, ठीक है, उसमें आधा घंटा कहीं ना कहीं फ्री रखो, वो आधा घंटा अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सको, ऐसा रखो। या ट्यूशन के टाइमिंग्स तो चेंज हो नहीं सकते हैं ना, तो मान लो आप कुछ करना चाह रहे थे उस वक्त, कुछ हो गया, जैसे मान लो सर दर्द हो गया, आप वो काम नहीं कर पाए, तो हाफ एन आवर जो फ्री हमने रखा हुआ था उसको कहीं भी एडजस्ट कर लो ऐसी सिचुएशंस में। तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि मान लो मैंने सोचा था मैं 7 बजे पढ़ूंगा, पर 7 बज के 5 मिनट हो गए, मैं पढ़ने बैठ नहीं पाया फॉर सम ऑड रीज़न, मम्मी ने कुछ काम दे दिया था, ठीक है। अब 7 बज के 5 मिनट हो गए, अब मन नहीं कर रहा, अब सोच रहा हूँ कि 8 बजे वाली जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट करूँगा, 8 बजे वाला काम स्टार्ट करेंगे, अब ये तो ऐसे ही चला गया, ये नहीं करना है। इसको हटाने के लिए आप अपना आधे घंटे का बफर जोन रखो कि भाई मेरे पास दिन में आधा घंटा है, पूरा कहीं भी मैं यूटिलाइज करूँ, ऐसे एक जैसे चॉकलेट होती है रिसोर्स्ड, मतलब इमरजेंसी में खा सकते हो उसको, भूख लगे या एनर्जी चाहिए हो, है ना, तो वैसे ही आधा घंटा कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मतलब हो गया 7:15 हो गया, मैं बैठ नहीं पाया, ठीक है, 7:30 बजे मैं अपना स्केड्यूल रीस्टार्ट करूँगा, ठीक है। कीप दैट हाफ एन आवर बफर जोन, ताकि आपको गिल्टी भी महसूस ना हो, और चलो जो कुछ कर रहे थे उसमें थोड़ा करने का टाइम भी मिल जाए, थोड़ा चेंज होने का भी टाइम मिल जाए, मूड भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, राइट। हाफ एन आवर आप एडजस्ट करने के लिए दिन में ज़रूर रखो, बिकॉज हम रोबोट्स तो है नहीं, है ना, सबका मन करता है कुछ ना कुछ करने का, कभी टीवी देखने का, कभी कोई गाना सुनना था बहुत मन कर रहा था, तो डू दैट ऑल्सो, इन्जॉय, लेकिन शफल करना सीखो, ठीक है। फिर क्या है, टिप नंबर 9, फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। अब चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मेरे पास एक डिटेल्ड कोर्स भी है, अगर आप एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो, विच इज़ लाइक 8 वीक कोर्स, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छा ट्रेन करूँगा कि आप अपने आप को कैसे एक बेटर डिसिप्लिन्ड पर्सन बना सकते हो, जिससे लेजीनेस नहीं आती, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता है, ये सारी बैड क्वालिटीज़ आप अपने अंदर से रिमूव कर सकते हो, दैट आई अश्योर यू।
तो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब फटाफट से समझ लेते हैं, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो बहुत सारे आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, आप बाद में देख सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन कि मान लो जैसे मुझे आज सुबह 6 बजे उठना था, मैंने सोचा था कि मैं स्कूल जाने से पहले एक छोटा सा रन करके आऊँगा बिकॉज आई वांट टू स्टे फिजिकली फिट। ठीक है, अब 6 बजते हैं और मैं, नींद तो खुल जाती है पर मैं उठता नहीं हूँ। आई एम लाइक अरे यार 6:30 बजे उठूँगा, आराम से नहा के फिर खाना खा के चले जाऊँगा। दैट इज़ नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, आप जैसे हमने पेंसिल बॉक्स की बात करी थी, आप पेंसिल बॉक्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ नॉट सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कोई आपको चेक नहीं कर रहा है, आप खुद से चीज़ें कर रहे हो अपने लिए, है ना, दैट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। आपकी सॉक्स ऐसे ही कहीं पड़ी नहीं हुई है, ऐसे ही योर बुक्स आर नॉट लाइंग देयर ओपन एनीवेयर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। एंड सेल्फ मैनेजमेंट से मतलब क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग योर इमोशंस। कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एंड यू जस्ट बिहेव लाइक अरे मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो ऐसा ही हूँ। दैट क्रैप यू हैव टू कट आउट, राइट। तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है, या मैं तो अरे मैं तो ऐसा सही हूँ, वीक सा हूँ, कमज़ोर सा हूँ, वो सब चीज़ें आपको मैनेज करनी है, अपने इमोशंस को मैनेज करना है ना। आपको एक फुल ग्रोन इंडिविजुअल बनना है। आप कुछ ही सालों में एडल्ट हो जाओगे, 2-3 साल में, है ना। और साल्स बोल रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है। सो 2-3 साल में आप एडल्ट हो जाओगे, आपको गवर्नमेंट वोटर आईडी कार्ड दे देगी कि अब तुम इतने बड़े हो गए भाई, तुम वोट दे सकते हो, है ना। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने इमोशंस तो मैनेज करना सीखो, राइट। खुश हो, दुखी हो, एंग्री हो, अपसेट हो, लोनली हो, डिप्रेस्ड हो, क्या हो, उन इमोशंस को मैनेज करना आपको सीखना है ना। और बेस्ट वे जैसे मैंने आपको बताया, लिख लो अपने इमोशन को, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आपको पता होगा, बिकॉज आपकी बॉडी, आपका दिमाग है, आपका दिल है ना। तो आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन इट। नेक्स्ट चिल्ड्रन देखो क्या है। Remember, for few moments of laziness or comfort, you must not spoil your marks that will stay for your life. So कभी कभी ऐसे, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, सुबह नहीं उठने वाला है ना, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, थोड़ी देर, हर 2 मिनट बाद फ़ोन यूज़ करना है। मेरे पास एक बच्चा आता है, उसको हर थोड़ी देर में फ़ोन यूज़ करना ही करना है, इंस्टाग्राम देखना है। इंस्टाग्राम अच्छी बात है, इंस्टाग्राम है यार, दोस्तों के साथ कनेक्टेड हो, बट इट हैज़ बिकम अ डिसीज। तुम पागलों की तरह हर 2 मिनट में ये देखना है क्या है, डोंट डू दैट। ठीक है, उसको एक अच्छा अपना चिल करने के लिए रखो ना। अरे इससे तो दोस्तों से बात होती है यार। तो जब मूड ऑफ हो या जब पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग घूम गया है, तब करो दोस्तों से बातें। पर ये थोड़ा ना 24 घंटे तुम्हारी नोटिफिकेशन ऑन है और तुम बार बार टिंग 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 करे जा रहे हो और तुम उसी पे देखे जा रहे हो, डोंट डू दैट। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो फॉर दैट मैटर, आपको ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहो। ठीक है, तो थोड़ी सी लेजीनेस वाले इमोशंस के पीछे भाग के, थोड़े से कंफर्ट के इमोशन के पीछे भाग के आप अपना पूरा एनुअल रिजल्ट मत खराब करो। और ये मार्क्स आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं ना। सो डोंट स्पॉइल दीज मार्क्स फॉर जस्ट लिटिल लेजीनेस। बाद में अब जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, अरे मैं तो आलसी था, एंड पीपल विल थिंक तुम तो थे ही बेकार भाई, तुम 10th में नंबर तक नहीं ला पाए, राइट। सो डोंट डू दैट। ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट गिव अप टू लेजीनेस, है ना। अपनी लेजीनेस को कंट्रोल करो और उसे अपने आप को एक्टिव बनाओ कि भाई मैं तो कभी लेजी होता ही नहीं हूँ, मैं तो एंथुजियास्टिक पर्सन हूँ, मैं तो कभी प्रोक्रास्टिनेट करता ही नहीं हूँ, मैं तो उसी वक्त काम करके ख़त्म कर देता हूँ या कर देती हूँ, जो भी है। ठीक है, अपने आप को ऐसा बनाओ और ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपने साथ रोज़ किया करो। लास्ट टिप चिल्ड्रन दैट आई वांट टू शेयर विद यू, take exams as a fun activity and go ahead and conquer it with your dedication and efforts. तो एग्ज़ाम्स को आप एक फन एक्टिविटी की तरह देखो, टेस्ट से डरो नहीं, चाहे वो ट्यूशन के टेस्ट हो, स्कूल के टेस्ट हो, जिससे यार मैंने पढ़ाई करी है, आज तो मतलब देखूंगा मैं क्या होता है, आज तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपसे, आप समझ रहे हो मेरे इमोशन। तो आज तो मतलब मैं बहुत अच्छा करके आने वाला हूँ एग्ज़ाम में, है ना। तो आप ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं अरे यार एग्ज़ाम है, मुझे कुछ नहीं आता, भाई तूने पढ़ लिया, भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, यार 4th आंसर याद नहीं हो रहा। ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब आप अपने दोस्त को बोलोगे भाई मुझे आंसर याद नहीं हो रहा, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा तो जादू कोई हो नहीं जाएगा ना कि आपके दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा। तो इन सब चीज़ों में वक्त बर्बाद ना करें कि किसको क्या आता है क्या नहीं आता है, अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, और इसको एक फ़न एक्टिविटी बनाएं कि मैं अब ऐसी तैयारी करके जाऊंगा कि जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठूं तो मैं सबसे पहले पेपर ख़त्म कर दूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है गलत मतलब मत निकालना। ये सोच के बैठना है कि मैं सबसे पहले सारे आंसर्स कर दूंगा, और मैं क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा आता है वो सबसे जल्दी लिख के ख़त्म कर देगा,
है ना। या तो एक बेवकूफ़ होता है जैसे कुछ भी नहीं आता वो सबसे जल्दी ख़त्म कर देता है, या फिर जिसको पेपर बहुत अच्छे से आता है वो सबसे जल्दी फिनिश कर लेता है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि मैं पेपर सबसे जल्दी फिनिश करके आने वाला हूँ, मैं बहुत ही फन मेरी टेस्ट एक्टिविटी है, और उसके बाद मैं कितना खुश होऊंगा भाई, मैं कैसे फ्लेक्स करूंगा कि मुझे सब कुछ आता था, मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, मेरे सारे आंसर करेक्ट थे। ठीक है, तो ये आपको एटीट्यूड बनाना है। ठीक है, उसके अलावा चिल्ड्रन, जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन रीच अस आउट एट दीज नंबर्स, दीज आर माय व्हाट्सएप नंबर। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, mtmh_classes। हमारा यूट्यूब चैनल ऑब्वियसली आप इस पे वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी काइंड ऑफ क्रैश कोर्स और योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड्स, और यू नीड अ डिटेल्ड प्लानर, आपको काउंसलिंग चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। एनी डे यू कैन कॉल between 8 a.m. to 8 p.m. and I'll be very happy to help any one of you. So I'll see you there, and all the best for your exams. Go rocket, all the best. You all are achievers.